बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जो 20 नंबर का सवाल है आपका मॉडल पेपर वाला, इसको देख ले ताकि इसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। अब यहाँ पर आपको लफ्ज दिख रहा है प्रॉपर्टी। जब किसी भी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है तो वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते वक्त एसएफपी में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी उन सबको अलग अलग नाम से नहीं दिखाते, बल्कि वो सबकी WDVs सम करके जितनी भी जानी हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उनको एक नाम से दिखा देते हैं। वो तो आपके पास जो भी ऑप्शन हो एग्जाम में, जो बॉक्स बना हुआ आएगा वो बॉक्स आप फिल कर लेंगे। अगर बॉक्स लैंड एंड बिल्डिंग का आता है तो फिर आपको लैंड एंड बिल्डिंग की WDV रखनी चाहिए। अगर बॉक्स आपके पास प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट का आता है लेकिन क्वेश्चन में आपको अलग अलग किस्म के एसेट्स दिए हुए हैं, लैंड दिया हुआ है, बिल्डिंग दी हुई है, प्लांट एंड मशीन दिया, व्हीकल, फिर आपको चाहिए उन सब के ऊपर डेप्शन का इफेक्ट लेने के बाद जो WDV बचे उन WDV का सम करके उस बॉक्स पे क्या करते हैं, फिट करते हैं। और उसको नाम, अगर वहां नाम लिखा हो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, अगर वहां पर अलग अलग नाम लिखे हो तो जिंदगी आसान होगी हमारी, ठीक है ना। अच्छा, अभी तो और जिंदगी आसान है। एग्जामिनर ने क्या किया है, ट्रायल बैलेंस में लफ्ज क्या इस्तेमाल किया है, कितनी कॉस्ट लिखी हुई है, और ये ट्रायल बैलेंस है 31 दिसंबर 2020 और इसमें लिखा हुआ है अक्यूमुलेट डेप्शन एट, तो ये इसका कॉन्ट्रा है साल के स्टार्ट पर, मतलब इस पर इस साल की डेप्शन चार्ज होना बाकी है। यस और नो बताइए। नाउ इन्वेंट्री 34,300, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। समझ जाए सिस्टम कौन सा चल रहा है। अभी एक चीज और आएगी जिससे और आपको वेरीफाई हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस में पहले से ही प्री पेमेंट्स मौजूद हैं 780 की, ट्रायल बैलेंस में एडवांसेस मौजूद हैं 240 के, कैश एंड बैंक बैलेंसेस मौजूद हैं 5,550, कैपिटल 60,395, ड्रॉइंग्स 8,400। आपने लोन लिया हुआ है जिस पर इंटरेस्ट रेट 14% है। अगर ये लोन साल के स्टार्ट से लेके साल के एंड तक आउटस्टैंडिंग रहा है तो आप इसका स्ट्रेट 14% निकाल लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे जो इंटरेस्ट आपने साल भर में पे किया होगा उससे, तो डिफरेंस आप जानते हैं इंटरेस्ट पेएबल बन जाएगा। तवज्जो दरकार है, तवज्जो सुनिएगा बहुत गौर से। लोन, अभी मैं इसका अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं इंफॉर्मेशन रीड कर रहा हूँ। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स कितना बेटा, रेवेन्यूज 1,81,100, परचेजेस 149,800, selling expenses, distribution expenses, admin expenses, rent income मतलब other income, interest on, तो this is not interest on loan, it is interest on bank overdraft। ख्याल रखिएगा ये लोन पे नहीं है, इसका मतलब लोन का इंटरेस्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका 1 रुपया भी पे नहीं हुआ। अभी हम उसका फैसला करेंगे अदर इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद। सिस्टम पीरियोडिक है, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट पास करनी होगी। ऊपर तमाम वैल्यूज रुपीज है 1000 में, जो एग्जामिनर ने सॉल्यूशन स्पेस दिया हुआ है तो आंखें खोलकर पेपर में होश हो हवास में रहते हुए, ठीक है। लेकिन जो अदर इंफॉर्मेशन में तमाम वैल्यूज फुल दी गई। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड, इन हैंड कैसे मिली, जाके स्टॉक काउंट किया, जाके गिना, तो गोडाउन में जाकर गिना तो उसकी कॉस्ट क्या आई 46,300,000, तो इसको आप 46,300 पढ़ेंगे, 46,300। तो ये कॉस्ट कैसे आएगी, इन्वेंट्री काउंट की, फिर उस इन्वेंट्री को कॉस्ट के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, या वो रेट फीफो वाला होगा या एफको वाला। यार याद कर लें, अब कनेक्शन बना लें बराए मेहरबानी, बात याद आ रही है। लेकिन अगर इस इन्वेंट्री में कोई मसला है, अगर इस इन्वेंट्री में कोई मसला है, कोई इन्वेंट्री इस कॉस्ट से भी कम में रियलाइज होती हुई दिखाई दे रही है फ्यूचर में, तो इस इन्वेंट्री को फिर हमें कॉस्ट पे नहीं बल्कि NRV पे वैल्यू करना है।
बिकॉज इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ठीक है जी। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिवील दैट गुड्स कॉस्टिंग 9.5 लाख वर रिटर्न बाय अ कस्टमर फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड। कुछ गुड्स हमारे गोडाउन में आ गई हैं, तो कस्टमर ने वापस की, गोडाउन में आ गई, तो वो सोल्ड थी, वापस आने से क्या हो गई, अनसोल्ड हो गई और क्लोजिंग स्टॉक की गिनती में भी शामिल हो गई, तो अब अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? लेकिन पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं सेल रिटर्न पढ़ने को नहीं मिला, इसका मतलब सेल रिटर्न की अब तक कोई एंट्री पास नहीं। तो एक एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से, 950 से। इसका इन्वेंट्री पे कोई इफेक्ट है? नो, क्योंकि सेल रिटर्न की एंट्री के साथ हम पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री की कॉस्ट की कोई एंट्री बनाते हैं या नहीं बनाते? देखिए, कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। इससे मैंने टाइम स्पेंड किया अच्छा खासा, आपका आखिरी वक्त ही इस पे लगाया है, ताकि यहीं से आप क्या करें, फ्लाइट पकड़ लें इसकी। उसके बाद दीज गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹13 लाख ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये जो आपको 9.5 लाख रुपए मिला है, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट है, ना कि सेलिंग प्राइस है। तो सेल तो रिकॉर्ड किस पे होगी, सेलिंग प्राइस पर। तो सेल रिटर्न किस पे रिकॉर्ड चाहिए, 950 पर, 1300 पर। ऐसा कैसा ट्रैप तैयार किया हुआ एग्जामिनर ने आपके लिए। आप पेपर में जल्दी में है, आपने सेल रिटर्न की एंट्री कॉस्ट पे बना दी, हालांकि सेल रिटर्न की एंट्री किस पे बनेगी। अब एग्जामिनर यहाँ क्या कुछ कर सकता है, 950 देकर मार्कअप दे दे, तो मार्कअप लगा के आपको सेल मिल जाए। 950 देकर आपको मार्जिन दे दे, मार्जिन लगा के आपको क्या मिल जाए, सेल मिल जाए। तो सेल रिटर्न की एंट्री किस पे बनेगी, कॉस्ट पे बनेगी, सेलिंग पे बनेगी। सेल में शामिल है ना, तो सेल में किस पे शामिल है, सेलिंग प्राइस। तो these goods were sold on credit for ₹1300 in last week of December 2020. We determined that these goods are out of fashion. आ गया मसला, मसला आ गया, नहीं आया, आ गया। देखो, दो बातें घुमा दी उसने इसके। अब सोचना यहाँ पे रुक के, जिस वक्त हम इन्वेंट्री गिन रहे हैं, जिस वक्त हम इन्वेंट्री गिन रहे हैं, क्या उस वक्त ये वापस की हुई इन्वेंट्री हमारे गोडाउन में मौजूद है? क्वेश्चन पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा? मौजूद है। इसका मतलब इस 40,300 में 950 शामिल हैं, 950 शामिल हैं। लेकिन वापस करने वाले ने क्यों वापस किया होगा, कोई मसला होगा। तो इसका मतलब अब जब मैं इसको दोबारा बेचूंगा तो ये 950 वाली चीज 1300 में बिक नहीं पाएगी। तो अगर इसकी एनआरवी 950 से भी कम है, तो मुझे इन्वेंट्री में इसको 950 में नहीं बल्कि 950 से नीचे वैल्यू करना चाहिए। आवाज नहीं आ रही बेटा? तो VT determined that these goods are out of fashion and can be sold. अब ये आगे जब मुस्तकिल में बिकेंगे तो 1300 के नहीं बिकेंगे, 1300 का 40% निकालिए यार, कुछ कर लें बराए मेहरबानी, कुछ कर लें। 520, तो इस 46,000, जागो यार, इस 46,300 में, इस 46,300 में, इस 46,300 में 950 निकाल दीजिए। आवाज ही नहीं आ रही। और 520 ऐड कर दीजिए ताकि इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पर आ जाए। आवाज नहीं है बेटा आप लोग? तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री किस पे पास हो जाएगी, 45,000। लेकिन एक काम करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं आपको समझाने के लिए। आप भी अपने रजिस्टर पे आ जाइए, तहम्मुल से, इत्मीनान से क्या कर लीजिए। सबसे पहली चीज हमें क्या पढ़ने को मिली भाई, आपने सेल्स रिटर्न की एंट्री बनानी। अब मैं एक ही वक्त में एक तीर से दो शिकार करने लगा हूं, समझे, एक तीर से दो शिकार। अभी सिस्टम कौन सा है, अगर क्या होता, यही चीज हम कैसे बना रहे होते हैं, समझ रहे हैं बात या नहीं? तो अगर हो सकता है पेपर में ये सवाल किस में आ गया,
तो मैंने यही केस किस तरह डील करना सीखना है, बार बार जगा रहा हूँ और बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एनआरबी के अंदर अगर तुम मार्क्स लूज कराया ना, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये स्टैंडर्ड एरर का मार्क्स लूज करके आया, ये शख्स स्टैंडर्ड एरर के मार्क्स लूज करके आया। बेटा मुफ्ते की कोई चीज नहीं छोड़ सकता ये, बाकी सब कुछ मेहनत की। पीरियोडिक सिस्टम है हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं बेटा ऑनलाइन वाले जवाब देंगे, जिंदा होने का सबूत देंगे। परपीचुअल लापता हो गए भाई ऑनलाइन वाले सारे सारे सो गए। आया एक आया चलेंगे, ओके, एक जवाब आ गया। कोई और बेटा, कोई और? बासित, साकिब, सरफराज, इजहार भी जवाब नहीं दे रहा है इनका। जी जी बिल्कुल। नंबर 1, सेल्स रिटर्न डेबिट 1300 से, जवाब नहीं मिल रहा बेटा। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1300 से। अगर सिस्टम कौन सा है, परपीचुअल, ये एंट्री यहां भी बनी बेटा, सेल्स रिटर्न डेबिट 1300 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1300 से। समझे बात या नहीं? यानी सेल रिटर्न दोनों जगह अकाउंट करनी है, लेकिन यहाँ पर परपीचुअल में सेल रिटर्न के साथ एक एंट्री और बनानी है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट 950। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में ऐसी कोई एंट्री यहाँ नहीं बन रही। सिग्नल बड़ी देर से पहुंच रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ क्यों नहीं बन रही? क्योंकि यहाँ जब हम गोडाउन में जा रहे हैं इन्वेंट्री गिनने के लिए, तो वापस आई हुई इन्वेंट्री भी हमारी गिनती में शामिल होकर क्लोजिंग स्टॉक का ऑटोमेटिक पार्ट बन रही है। हाँ, अगर गिनती में ना आई होती तो हमें अलग से गिनती में ऐड करना पड़ता। आवाज नहीं आ रही बेटा? अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हम बोलेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे पीरियोडिक में हमने स्टॉक गिना है और स्टॉक इन हैंड हमारे पास कितना, 46,300, ये उसकी कॉस्ट है। हमने बोला स्टॉक इन हैंड एट कॉस्ट, आवाज नहीं आ रही, स्टॉक इन हैंड एट कॉस्ट, जिसमें 950 भी क्या है, शामिल है। इसमें से हम लेस करवा दें कॉस्ट ऑफ आउट ऑफ फैशन इन्वेंट्री। ये इतनी तफसील में आपके साथ कर रहा हूँ कि बात लिखने वाली, ताकि आप समझ जाए। पेपर में तो आपको खाली कैलकुलेशन करके एंट्री इफेक्ट लेना, ये जो मैं कर रहा हूँ ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा मेरा, पेपर में इतना कुछ करने का टाइम नहीं होगा, पेपर में सारे इफेक्ट देखने हैं, ताकि एक दफा आप जाग जाए बस खाली। तो 950 वाली कॉस्ट इसमें से क्या कर दी, निकाल दी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, और ऐड कर दें इसकी क्या, एनआरवी, यानी मतलब इस स्टॉक इन हैंड में से जो स्टॉक 950 पे वैल्यू हुआ हुआ है उसको निकाल कर उसको उसकी एनआरवी में वैल्यू कर दो। आवाज नहीं आ रही बेटा? आपने कहा 1300 रुपए इसकी क्या थी,
नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी। अब जब ये फ्यूचर में बिकेगा तो 1300 का बिक नहीं पाएगा, बल्कि उसके 40% का बिकेगा। कितना? 45,870। समझ में आई बात या नहीं? तो यहाँ एंट्री बनी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट एसओएफपी में 45,870 से परचेजेस क्रेडिट 45,870। ठीक है जी, जवाब दें। अच्छा, अगर यही फर्ज करें ये इन्वेंट्री अकाउंट है, तो ट्रायल बैलेंस में आप बता सकते हैं यहाँ इन्वेंट्री का कितना बैलेंस होगा, क्योंकि सिस्टम अगर परपेचुअल हो तो ट्रायल बैलेंस हमेशा इन्वेंट्री का बैलेंस सीडी शो करे। गलत जवाब। 46,300 में से 950 निकाल दें, क्योंकि ये 46,300 तो ये एडजस्टमेंट बनने के बाद बनेगा, 950 इसमें शामिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परपेचुअल में जब सेल हुई थी तो ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन के इन्वेंट्री अकाउंट से निकल गए थे। जब आप सेल रिटर्न करके इसको वापस लाएंगे तो ये 950 आने के बाद अब ये 46,300 बनेगा। तो इसका मतलब अगर सिस्टम परपेचुअल है तो यहाँ आपका ट्रायल बैलेंस 46,300 नहीं शो कर रहा भाई, उसमें 950 नहीं है। कितना है? हाँ, 45,000। ये समझेगा बात, बराए मेहरबानी। तो जब आपने 950 से इन्वेंट्री अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट किया, और यहाँ रेफरेंस आया सीओ जीएस का, तो अब ये मिलकर बैलेंस कितना हो गया? 46,300। अब एसओएफपी में 46,300 जाना चाहिए 45,870। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एनआरवी लॉस की पास करते हैं एडजस्टमेंट। याद करें तो बताइए, अब मैं 46,300 को 45,870 पे लाने के लिए कितने से एंट्री बनाऊं? 46,300 को 45,870 बनाने के लिए कितने से एंट्री बनाऊं? वो 430, 950 और 520 का डिफरेंस है कि इन्वेंट्री अगर मेरे पास इसके अंदर कितने पे वैल्यू हुई है 950 पर, तो उसको मुझे गिराकर कितने पे लाना है 520 पर। तो 950 को गिराकर 520 बनाने के लिए एडजस्टमेंट कितने से बनाऊं? 430। तो एंट्री बनी सीओ जीएस डेबिट, क्योंकि एनआरबी लॉस को मैं नॉर्मल लॉस मानता हूं। इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कितने से बेटा? जैसे मैं 430 की एंट्री बनाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस सीडी कितना? 45,800। बेटा मैं बार बार आपको दोनों सिस्टम का फर्क रिकॉल करवा रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो थोड़ा सा लापरवाही का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट बनी, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट पहले ही खुला हुआ है। यहाँ अब क्लोजिंग स्टॉक को एनआरबी पे लाने की एडजस्टमेंट है, या फिर वो जो सेल रिटर्न की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फर्क आ रहा है उसकी एडजस्टमेंट। तो एंट्री क्या बनी? सीओ जीएस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। आखिरी क्लास के अंदर मैंने आपको यही फर्क करवाया था, ये क्लास भी इसी फर्क से क्या हुई है, शुरू हुई। सिस्टम के फर्क की बुनियाद पर आपको चीजों का फर्क करना आना चाहिए। 430 या 420? 430। ये पहली एडजस्टमेंट बन गई बेटा। अब ये ओरिजिनल क्वेश्चन कौन से तरीके से सॉल्व हो रहा है, लेकिन हम साथ साथ अपने माइंड सेट को दोनों चीजों को लेकर चलते। उसके बाद प्री पेमेंट्स इंक्लूड, पहला एडजस्टमेंट हमने हल कर लिया। प्री पेमेंट इंक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 3 लाख। बहुत तवज्जो, खतरनाक बात बोल रहा है। पेड फॉर ऑनर के रेजिडेंट का रेजिडेंस का घर का किराया या जो भी पे करने का प्री पेमेंट का डालो। प्री पेमेंट किसके लिए होगी? बिजनेस के लिए, जिसको एक्सपायर होके
ऑनर के लिए पेमेंट आप एडवांस में करो या उधार में करो, जो भी करो, जब जब पेमेंट करोगे उसका एक ही नाम है ड्रॉइंग। तो ऑनर के लिए आप प्री पेमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। समझे बात या नहीं? ऑनर का मामला तो क्या है, जब पेमेंट होगी, भले वो एडवांस में हो रही हो चाहे वो देर से हो रही हो, पेमेंट करते वक्त क्या बन जाएगा, वो ड्रॉइंग कहलाएगा। तो एनुअल पॉलिसी इज वैलिड अप टू 31 मार्च 2021। दो एडजस्टमेंट आ रही है। सबसे पहले जरा ऊपर आके गौर से देखिएगा, सब कुछ है फाइनल अकाउंट में रिवीजन के तौर पर। प्री पेमेंट की टोटल वैल्यू है 780। तवज्जो दरकार है, 780 में 300 पे हुआ है ऑनर के लिए। तो सबसे पहले 780 में से 300 निकाल दीजिए। अच्छा, इस एडजस्टमेंट का पिक्चर पीरियडिक में कोई फर्क नहीं है, तो मैं आप दोनों जगह एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, ये तो सेम हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इसका इन्वेंट। वेरी गुड। ड्रॉइंग डेबिट, प्री पेमेंट क्रेडिट, कितने से बेटा? 300 से। तो 780 में से 300 गए, कितने बचे? 480। हाँ, इसका मतलब क्या है, 780 में से 300 की पेमेंट हुई थी ऑनर के लिए, तो फिर 480 की पेमेंट हुई बिजनेस के लिए, जो कि वैलिड है, जो कि वैलिड है 31 मार्च 2021। तो अब हम ईयर एंड पर अभी कहां पर है? 31 दिसंबर पर। इसका मतलब पे किए गए बैलेंस में 3 महीने का बैलेंस प्रीपेड है, बाकी सारा क्या हो चुका है? एक्सपायर हो चुका है। क्या एक्सपायर हुआ है? प्रीपेमेंट किसकी है? फायर इंश्योरेंस की। फायर इंश्योरेंस का ताल्लुक किससे है? एडमिन से। आवाज नहीं आ रही बेटा, तो इसको आप क्या करेंगे? मैं एंट्री बना रहा हूं, यानी मुझे प्री पेमेंट में से एक्सपायर्ड पोर्शन निकालना है। मुझे प्री पेमेंट में से, तो 480 पूरा प्रीपेड बना हुआ है ना, तो जितना स्टिल प्रीपेड है उसको प्रीपेड रहने दो, जितना प्रीपेड नहीं रहा उसको एक्सपायर कर दो। तो एडजस्टमेंट 120 से बनेगी 360 से बनेगी। ये जागते रहिएगा बेटा, क्योंकि आपने पहली एंट्री एसेट की बनाई हुई, तो अगली एंट्री एसेट की एक्सपायरी की बनेगी। तो आप बोलेंगे एडमिन एक्सपेंस डेबिट। बताओ और कौन से डिपार्टमेंट जाएगा? इसका ताल्लुक सेल्स से है, डिस्ट्रीब्यूशन से, या ये मैनेजमेंट का काम है क्या आप इंश्योरेंस करवाना? फाइनेंस से है, प्रोडक्शन से है, कुछ है ऐसा लिखा हुआ? नहीं ना। तो जब किसी एक्सपेंस के बारे में कोई जगह आपको दिखाई ना दे रही हो, तो उसको आप कहाँ ले जाएंगे? एडमिन। आपने कहा एडमिन एक्सपेंस डेबिट, प्री पेमेंट क्रेडिट। आपने कहा भाई 780 था, इसमें से 300 निकाल दिए, उसमें से भी 9 महीने का बैलेंस क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। कितना आंसर आया? 360। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे बात करें फर्दर, ऑन 1 June 2020 a machine was given at a quarterly rent of rupees 375,000 receivable in advance। ठीक है जी। 1 जून को आपने मशीन दी है क्वार्टरली रेंट पर, जो कि रिसीव होगा एडवांस में। आवाज नहीं आ रही। कितना एडवांस रेंट है? हिसाब लगाते हैं। 1 जून को रेंट मिला, जून का, जुलाई का और अगस्त का, तो ये रिसीव भी हुआ और एक्सपायर होके इनकम भी बन गया। आवाज नहीं आ रही। पक्का? अच्छा जी। उसके बाद जो अगस्त तक का मिल, जून जुलाई अगस्त हो गया, सितंबर को मिला, सितंबर का, अक्टूबर का और नवंबर का, ये भी एक्सपायर हो गया। दिसंबर को मिला, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है जी।
तो on 1st June a machine was given at a quarterly rent of rupees 375,000 receivable in advance. ठीक है जी। अब ये है कि ये रेंट आपको एडवांस मिलना है। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपने रेंट इनकम कितनी रिकॉर्ड की है, यानी आपको जितना रेंट मिला आपने उसको पूरा इनकम मान लिया। हिसाब लगाएं, जून को मिला 3 महीने का, सितंबर को मिला 3 महीने का, दिसंबर को मिला 375 को मल्टीप्लाई बाय 3 क्वार्टर्स करते हैं तो ये अगर अमाउंट बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे 1125 को आपने क्या मान लिया, इनकम मान लिया। तो आपने रिसीव करते वक्त अनअर्न्ड की एंट्री नहीं बनाई भाई, आपने रिसीव करते वक्त अनअर्न्ड की एंट्री नहीं बनाई। आवाज नहीं आ रही, क्या कर दिया। तो ये कितने मंथ्स का रेंट है, ये कितने मंथ्स का रेंट है, 3 क्वार्टर्स का, यानी 9 महीने का। लेकिन करंट अकाउंटिंग पीरियड में कितने मंथ्स का रेंट ड्यू हुआ है, 7 महीने का। तो इसमें जो जनवरी और वो आपकी इस साल की इनकम नहीं है, वो आपकी क्या है, अनअर्न्ड है। तो उसके लिए आप क्या करें, एडजस्टमेंट पास करें। क्या क्या रेंट इनकम इक्विटी क्या कहते हैं, इनकम है ना, कम कैसे करें, डेबिट करके। अनअर्न्ड रेंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यानी अब देखो जागना पड़ेगा, अगर आप ये वाले हालात होंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए कह रहा था नींद पूरी करके आता ना बेटा, तो थोड़ा एक्टिव बैठे होते। आपने पहला ट्रीटमेंट इनकम वाला किया है तो फिर जितना इनकम नहीं है उतने से एंट्री बनेगी। और अगर आपने पहला ट्रीटमेंट अनअर्न्ड वाला किया होता तो एंट्री एक्सपायरी से बनती। ये दोनों बातें आपको क्लास में सिखाई गई हैं या नहीं सिखाई गई, आप बताइए। तो तय कर लें आपका, मैंने आपको कहा था आपका ट्रायल बैलेंस बताएगा कि आपने पहला ट्रीटमेंट क्या किया है। तो देखो कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, पहले हमने लगाया हिसाब कि हमने कितना रेंट रिसीव किया होगा, फिर हमने का जो रिसीव किया होगा वही रिकॉर्ड किया होगा, और फिर उसको हमने ट्रायल बैलेंस में ढूंढना शुरू किया। तो हमने पूरा रिसीव किया हुआ रेंट कहाँ क्रेडिट होता हुआ देखा, रेंट इनकम में। हमने बोला अब इस इनकम में 2 महीने का रेंट ज्यादा इनकम बना हुआ है जो अगले अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है। क्या करें, तो हम एंट्री बनाएंगे रेंट इनकम डेबिट अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। बेटा 375 लिखा आपने, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। तो क्या करें, तो 375 है ना, चलो ठीक है 218 218.75। अरे हाँ यार, तुम क्यों इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो यार, मतलब आपके कैलकुलेटर पे क्या आंसर आ रहा है पता नहीं। ये 375 को डिवाइड बाय यार पता नहीं, बेटा 375 आखिरी बार आपने कब पे किए, दिसंबर में। वो दिसंबर का था, जनवरी का था, और 375 कितने मंथ का रेंट है, 3 महीने का। एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। वर्किंग देख लो। फिर कहता है एडवांसेस रिप्रेजेंट्स 3 मंथ्स एडवांस सैलरी टेकन बाय सेल्समैन। सेल्समैन की सैलरी सेलिंग एक्सपेंस का पार्ट बनेगी। सेल्समैन की सैलरी पता है ना। अच्छा, तो एडवांस रिप्रेजेंट 3 मंथ्स एडवांस सैलरी टेकन बाय सेल्समैन ऑन नवंबर और दिसंबर एक्सपायर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तवज्जो, अरे प्रीपेमेंट, अरे प्रीपेमेंट आ रही है भाई, सब्र तो कर लो थोड़ा सा। अगर एग्जामिनर ने वहां एडवांस का बॉक्स दिया तो हम एडवांस में रख देंगे, क्या मसला, ठीक है। प्रीपेमेंट हो सकता है, गलत नहीं है, बॉक्स देखने एग्जामिनर ने किस चीज का दिया। अब पहले आप ट्रायल बैलेंस में एडवांस को ढूंढ लें।
ये एडवांसेस क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, सैलरी है। किसकी सैलरी है, सेल्समैन की, जो कि एडवांस में वो ले गया कितने मंथ्स में, कौन से मंथ में, नवंबर के मंथ में। नवंबर और दिसंबर एक्सपायर, जनवरी स्टिल एक्सपायर होना बाकी है। तो इसको डिवाइड बाय 3 कर दे, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दे। तो अब आप क्या करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस, समझ रहे हैं बेटा, ये इफेक्ट मैं कहां लेके जा रहा हूं, सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, एडवांस क्रेडिट, 240 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, कितना बेटा, ठीक है जी। हालांकि मैंने आपको कहा था अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिएगा, आपने क्या तबाही मचाई होगी वो आप भी जानते हैं। आज आपको फील हो रहा होगा आपने कितनी तबाही मचाई है। बहरहाल कोई बड़ी बात नहीं, रिदम में आ जाएंगे, मसले वाली बात नहीं। द लोन वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2020 and the entire principal along with interest is repayable on 30 नवंबर 2021। तो अभी हम कहां पर मौजूद हैं, 31 दिसंबर, और अगला साल 2021 है। तो ये लोन रीपे हो जाएगा विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। तो ये लॉन्ग टर्म नहीं, ये शॉर्ट टर्म लोन। आवाज ही नहीं आ रही है, पक्का, चले। तो अब ये लोन आपने कब लिया, 1 जुलाई 2020 को, तो इसका इंटरेस्ट एक साथ पे होगा अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो अभी कितना वक्त हुआ है, 6 महीने। तो इस लोन पर अभी कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हुआ, क्या 1 रुपया भी पे हुआ। तो सर वो ट्रायल बैलेंस जो दिखा रहा था इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट पेड है ना सर। अगर यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये इस लोन का इंटरेस्ट नहीं है। और क्वेश्चन कह रहा है इस लोन का इंटरेस्ट नवंबर में ही पे होगा अगले साल में, जब आप लोन वापस करो। यानी इंटरेस्ट मेच्योरिटी पे क्या होना है, पे होना है। तो अभी मसला ये कि ईयर एंड आ गया, तो इस लोन पर आपके ऊपर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, और 1 भी रुपया पे ना होने के बराबर कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। अक्रूड एक्सपेंस, तो एक्सपेंस ड्यू बट नॉट। आप जो कह रहे थे सर क्या इंटरेस्ट वाली भी एंट्री आएगी, देख लें बेटा। तो इंटरेस्ट को हम कहां ले जाएंगे, फाइनेंस चार्ज में। फाइनेंस चार्ज डेबिट, अक्रूड एक्सपेंस या इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। लोन का बैलेंस 7 बेटा, लोन का बैलेंस 17,500। मैंने देखिए का फायदा बेटा, 17,500 का 7%, 7%। चलो भाई वो बोलेगा नहीं सर, 0.14 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 6 डिवाइड बाय 12 किसके बराबर हो, 1/2 के। तो जब 14 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या बनेगा, 7 बनेगा, आधा। QMT याद आ गई। जी जी बोलिए बोलिए, अमाउंट बोलिए। 1200। देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है सिर्फ एक चीज के लिए, क्या कर सकते हैं, हद हो गई। Depreciation of property, plant and equipment is charged at 10% on. Depreciation should be equally divided between distribution and administration expense. तो डेप्शन निकालें आप, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का 10%, कॉस्ट का, कॉस्ट का 10% या डब्ल्यूडीबी का 10%, हालत देख लें सर। स्ट्रेट लाइन मेथड है सर। अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो कॉस्ट का 10%, अगर रेजिडुअल वैल्यू हो तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू का 10%। जाग जाए 3250 का 10%, 3000, 32,500 का 10%, 3000। अब सुनिएगा जरा, देखिएगा एंट्री बन रही है यहाँ पर,
देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अक्यूमुलेटेड डेफिशिएंट क्रेडिट कर रहा हूँ वन टाइम, 32,500 लिखा मैंने, बेटा कॉपी कर लो साथ साथ। इसका निकाला कितना परसेंट, 10%, कितना बना 3,250। लेकिन 3,250 का आधा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आधा एडमिन, दो में तकसीम करने का बोला ना उसने, 1625 और 1625। ठीक है जी, उम्मीद है बेटा 20 नंबर सिक्योर करेंगे हम पूरे 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 सॉलिड इंशाल्लाह। कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये है खतरनाक। अब आपका इम्तिहान आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू है 1490, ठीक है जी, बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू 1490 और कैश एंड बैंक बैलेंस का बैलेंस क्या है। तो अगर 5,550 में से 1490 का ओवरड्राफ्ट निकाल दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो फिर कैश और बैंक का असल बैलेंस कितना बनेगा। ब्लंडर जो खेल गया एग्जामिनर वही कर दिया, वही कर दिया जो एग्जामिनर करवाना चाहा। इसमें इंक्लूड है मतलब ये एसेट है और वो, तो जब एसेट और लायबिलिटी आपस में क्या हो जाए, मिला के दिए जाए, तो लायबिलिटी एसेट से क्या हुई होती है, माइनस हुई होती है। तो आपने 1450 का इसमें से माइनस इफेक्ट अलग करना है, तो इसमें 1450 क्या होंगे, प्लस होंगे। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा, बिल्कुल बच्चों की तरह, मासूम बच्चों की तरह। कैश एंड बैंक BX माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, चुप हो के सुन, नेट हुआ वन। तो अगर असल बैलेंस X है, इसमें से 1450 1490 का ओवरड्राफ्ट माइनस हुआ है और फिर वो नेट कितना दिया हुआ है, 5,550। तो फिर असल कैश एंड बैंक का बैलेंस क्या हुआ, उधर लाके क्या कर दे, प्लस कर दे, 7,040। और फिर 1490 का कहा दिखाना है आपने, लायबिलिटी साइड पर। खेल गया एग्जामिनर, जहां देखो 20 नंबर वो चाहता है, बच्चा बोलता है इससे, उस एग्जामिनर चाहता है बच्चा इस सवाल से 15 नंबर ले, 15 नंबर आपको वो आसानी दिलवा देगा, 5 नंबर आपके लिए लेना मुश्किल कर देगा। मुश्किल नंबर 1 यहाँ थी, एक उससे पहले पीछे देखो, ट्रेंड इनकम में मुश्किल थी क्योंकि आप उसको असेस नहीं कर सके। उससे पीछे आ जाओ, जहां ड्राइंग वाला हिस्सा था, जो प्री पेमेंट में ड्राइंग थी, उधर मुश्किल थी। और आ जाओ कहां पर, NRV की तरफ। ये मिल मिलाकर ही 5 नंबर बन जाएंगे सारे के सारे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये बॉक्स है, आपने तो टाइप करना है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ समझाऊं। तो एज पर ट्रायल बैलेंस, तवज्जो यार प्लीज, तवज्जो, बहुत तवज्जो। सबसे पहले उठाया आपने रेवेन्यू 1,81,100। ट्रायल बैलेंस में कोई स्केलेटन लिखा हुआ नहीं था, ट्रायल बैलेंस में कोई स्केलेटन लिखा हुआ नहीं था। हम ग्रीन पेन इस्तेमाल करेंगे। विजिबल है, नहीं विजिबल नहीं होगा, कोई मसला नहीं है ना, हम इसको पूरा वाइट कर देंगे। अब ये हमारा पेन ब्लैक हो जाएगा।
विजिबल है? अच्छा विजिबल, क्या ही बात है। 1,81,100। माइनस ट्रायल बैलेंस में तो कोई सेल रिटर्न नहीं है, लेकिन क्या एडजस्टमेंट बनने की वजह से कोई सेल रिटर्न आ रहा है? 1300। तो ये जो ब्रैकेट है ये तो आपके कैलकुलेटर बनेगा ना, आप तो इन दोनों को नेट करके डब्बा पूरा करेंगे फिल। जवाब दे यार, जवाब दे, कुछ तो जवाब दे यार। कितना बेटा? 179,800। ये डब्बा फिल हुआ, एक नंबर आपका, एक या दो नंबर मतलब ये आपको ही फिल होगा। आधा नंबर इसका है मेरे हिसाब से, आधा नंबर इसका है। ये डब्बा फिल होते ही सिस्टम में एक नंबर आपका हो गया। महंगा डब्बा 3 से 4 नंबर का डब्बा है। यहां जो वैल्यू जाएगी अब सोच समझ के जाएगी, क्योंकि बैक पे कोई वर्किंग करने का ऑप्शन नहीं है सिस्टम। वैल्यू गलत, 3 से 4 नंबर गलत। सबसे महंगा डब्बा है जो स्टूडेंट को परेशान करेगा ये पेपर का। अगर उधर पेपर मिल जाए जो रिसीव कर रहे हो उस पर आप कॉस्ट ऑफ सोल्ड की हैंड वर्किंग कर देना, सबमिट करवा देना, कोई गुंजाइश निकल आए। लेकिन ये स्टूडेंट को डब्बा बहुत महंगा पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल जाओ, थोड़ी सी भी क्या हुई गलती हुई, यहाँ वैल्यू होगा तो सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा जब तक सिस्टम में मुख्तलिफ किस्म की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मार्क्स के ऑप्शन ना हो। वरना सिस्टम बोलेगा जो नंबर आना चाहिए मेरे पास वो नहीं आएगा तो मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। तो ये सबसे महंगा डब्बा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसकी वर्किंग सबसे ज्यादा है। सबसे पहले इस डब्बे के लिए क्या लेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग 34,300। तो इसके लिखते हुए बहुत एहतियात, जो बातें मैं बोल रहा हूँ सोचते रहिएगा। ऐड क्या कर दें इसमें? परचेजेस। परचेजेस कितनी है भाई? परचेजेस 149,800। सोचिए अपने आप से सवाल, देखा अब यहाँ वो पॉइंट अपने आप से सवाल करना है, क्या कोई परचेज रिटर्न है? पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, कोई परचेज रिटर्न मुझे पढ़ने को मिली नहीं। क्या कोई कैरेज इनवर्ड पढ़ने को मिला? क्या परचेज में से कोई ड्राइंग हुई? परचेज में से दिमाग अपना, बस इसका मतलब कोई मसला नहीं। अब अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक को सही वैल्यू कर लिया तो डब्बा मेरा क्या हो गया? सही हो गया। वो क्लोजिंग स्टॉक आपने, जी वालेकुम सलाम, वो क्लोजिंग स्टॉक आपने, वो क्लोजिंग स्टॉक आपने कितने पे वैल्यू किया है? 45,870। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट SOFP में और परचेजेस क्रेडिट SOCI में। अभी हम कौन सा वाला इफेक्ट ले रहे हैं? SOCI वाला। माइनस 45,870, 1,38,000। जी जी। अच्छा आप तो वहां ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना, आप तो खाली डब्बे में वैल्यू फिट करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको तो खाली करना है, ये लेस दिखा हुआ है ना, लेस, तो ये खुद ब खुद आप डिफरेंस देंगे तो लेस हो जाएगा। अरे भाई सिस्टम नहीं करेगा, आप तो लेस करके आंसर पुट करेंगे ना, आपको तो पता ही ऐड हो रहा है लेस हो रहा है। चलो बताओ ना ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 41,570। आवाज नहीं आ रही बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट। पेपर अच्छा हो गया लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है यार। ऐसी तुमने QMT की बात नहीं की, कितनी गलत बात है यार, दिल दुख गया कि 41,570 अकाउंटिंग में नहीं जोड़ना। अच्छा 41,570 ग्रॉस प्रॉफिट। कल है आप लोग अकाउंटिंग? 41,570 क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए डब्बे के अंदर। कैलकुलेटर में 570 है, फिर 507 कर दिया,
750 कर दिया, समझे बात या नहीं? तो अपनी आंखें भी आपकी कहीं इधर से उधर हो गई, उधर से इधर हो गई, ठीक है ना? तो ये भी है। प्लीज प्लीज सेलिंग एक्सपेंस पे आ जाए, कितने? 12,450। मैं आपको बोलता हूं भले इस सवाल पे आपका 1 घंटा लग जाए, टेंशन नहीं, 20 नंबर का सवाल, लेकिन फिर यह है कि आपसे वहां एमसीक्यूज मिस नहीं होने चाहिए। मैं भी इसके बाद बताऊंगा तरीकेकार का अपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना। 12,000 12,450। अब आप देखें कि एडजस्टमेंट में आपने कहां कहां सेलिंग एक्सपेंस के नाम से एडजस्टमेंट बनाई थी। सेल्समैन को एडवांस सैलरी दी थी, जिसमें से आपने 2 महीने की सैलरी का करवा दी, एक्सपायर करवा दी, ये सेलिंग एक्सपेंस में गई है। इसके अलावा कुछ और सेलिंग एक्सपेंस में नहीं गया। सेलिंग एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है 160 से। तो 12,450 प्लस 160, क्विक बता क्विक, 12,610। फिर बारी आ रही है आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की। एज पर ट्रायल बैलेंस कितने लिखे हुए? 8,800। 8,800 लिखा आपने बेटा, प्लस कर दिया। आप अपनी एडजस्टमेंट चेक कर लें, एडजस्टमेंट में आपने कहां कहां डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का नाम लिया है? सिर्फ और सिर्फ सर एक जगह लिया है। यार बोला करो यार, सिर्फ डेप्रीसिएशन। तो इसमें 1625 की डेप्शन का कर दिया आपने, बढ़ा दी 10,500। फिर बारी आई सर किसकी? फिर बारी आई किसकी साथ बेटा? एडमिन एक्सपेंसेस की, 7,460। 10,000। ये सब बेटा, ये सब बेटा, एडमिन एक्सपेंस 7,460। 7,460 प्लस, अब एडजस्टमेंट जाके चेक कर लें, एडजस्टमेंट जाके चेक कर लें। 1625 से एडमिन एक्सपेंस एक तो ये बढ़ा, एक और एडमिन एक्सपेंस पे हमने इफेक्ट लिया था 360 का, याद है? तो 360 प्लस 1625, तो 7,460 प्लस 360 प्लस 1625, 9,445। ठीक है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लीजिए, बनाए मेरे भाई। बहुत बहुत तहम्मुल से कर रहा हूं मैं क्वेश्चन सॉल्व आपके लिए, आप में फुर्तियां बिल्कुल भी दिखाई नहीं। 41,570 माइनस 12,610, 10,425 और 9,000। देखा, आदत से मजबूर। 9,090। ठीक है जी। अदर इनकम में क्या है? रेंट इनकम है सर, आवाज ही नहीं आ रही सर। सर रेंट इनकम एज पर ट्रायल बैलेंस कितनी है? 1125। 1125 जो है वो बेटा, जो ऑप्शन एग्जामिनर मैंने दिया है वही फॉलो करूंगा ना। मैंने आपको ऑप्शन दिया अपनी मर्जी का, तो जो जहां आ रहा है करते जाओ। कोई टेंशन है आपको? इधर भी मसला है सर, मतलब यार कुछ तो लॉजिकल बात होगी कि नहीं होगी? इसमें क्या कर दिया आपने? 375 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, अगर याद हो।
जी बेटा 875 क्या कर दिया बतौर इनकम ऐड करवा दिया। फाइनेंशियल चार्जेस में दो किस्म के चार्ज आएंगे, बैंक चार्जेस आएंगे, लेकिन कोई बैंक चार्ज क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी कितना 450, 450 ये है, और जो इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है 17,500 का 14% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, याद है भूल गए हो? पेपर में ये सब कुछ, ये सारे ब्रैकेट्स कहां चल रहे हैं आपके कैलकुलेटर पर। तो 9,090 प्लस 875 माइनस 1,675, 8,000 8,290 का क्या आ गया हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। बेटा ये कोई भी बच्चा ऑनलाइन बैठा उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे सेंड कर दे। बेटा समझ में आया एसएससीआई? मुश्किल चीज नहीं है बिल्कुल भी। 20 नंबर आपके हाथ में हैं, अब आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस होगी कि आप उनको लेना चाहें या नहीं चाहें। ठीक है, आगे एसओएफ हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। अब क्या बनाएंगे हम एसओएफ, अरे स्पेस ही नहीं साथ बेटा, अगले पेज पर होना चाहिए ना, नहीं सब्र करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, यानी पॉज। जी बेटा नाउ प्लीज एसओएफपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो वैल्यू है आपके पास वो है 32,500। ठीक है जी, 32,500 में से 8,750 में पहले प्लस करना है आपने। 8,750 में आप प्लस करें 3,250, तो आप बोलेंगे 32,500 माइनस 8,750 में इस साल की डेप्शन का इफेक्ट दिया ना 3,250 से। अब कॉन्ट्रा कितना हो गया 12,000, पूरा 12,000। तो नेट वैल्यू कितनी आई? तो आपने डब्बे में कितनी वैल्यू पुट करनी है 20,500। ये क्या है डब्ल्यू डीवी, आवाज नहीं आ रही बेटा। इन्वेंट्री क्लोथिंग स्टॉक को आपने कितने से डेबिट किया अपनी एडजस्टमेंट बनाते वक्त? देखो बड़ा आसान है, जितने से आपने यहाँ पर लेस किया। परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्लोथिंग स्टॉक डेबिट हुआ 45,870 से। सर आप जवाब नहीं दे रहे बेटा, ये तो बहुत जल्दी फिल होने वाला आइटम है अगर दिमाग काम कर रहा हो। अच्छा जी, अब मुझे बताइए ट्रायल बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखा हुआ है 36,800। ये मैं ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट 36,800 एज इट इज लिख दूं यहाँ पर, या कोई इफेक्ट आएगा इसके ऊपर? आप अगर होशो हवास में नहीं बैठे तो बेकार बैठे हैं बेटा। छत्तीस हजार 800 बेटा सेल रिटर्न का इफेक्ट नहीं आएगा इसके ऊपर। 36,800 माइनस 1,300, इतनी जल्दी अगर आप भूलते रहेंगे तो क्या होगा बेटा? 35,500। आप पे जवाब नहीं मिल रहा बेटा मुझे। एडवांस 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 240, जिसमें से 2 महीने का एडवांस क्या हो चुका है एक्सपायर हो चुका है।
यहाँ कितना आ जाएगा 80। प्रीपेमेंट ट्रायल बैलेंस में है 1100। कितनी है ट्रायल बैलेंस में प्रीपेमेंट? 780। तो 780 में से 300 ड्राइंग वाले माइनस और 360 प्रीपेमेंट की एक्सपायरी माइनस। यार जवाब नहीं मिल रहा आपकी तरफ से। तो बैलेंस क्या बचा? 120। और कैश एंड बैंक बैलेंस देखो, एग्जामिनर ने आपको ओवरड्राफ्ट का ऑप्शन दिया है इधर, तो यहां पर आपको ओवरड्राफ्ट इसमें से निकालना है। और अगर नेगेटिव है तो निकलेगा कैसे? प्लस होकर। जागे ना अभी? तो आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है? 5550। आपने लिखा 5550 प्लस क्या? ओवरड्राफ्ट जल्दी बताइए। 1490। बोलो यार बोलो। 7000। अब इस डब्बे को देखो, टोटल ऑफ करंट एसेट्स जो हम बॉक्स बनाया करते हैं ना बेटा, तो ये चारों का, इन पांचों का सम आएगा 45,870। बेटा जल्दी जल्दी 45,870। और मैं बताऊं आपके पास ये 20 नंबर का क्वेश्चन इसलिए भी फायदेमंद है कि आपको मैनुअल एग्जाम में तो हमें ये सब कुछ लिखना पड़ता था। अभी तो हमें सिर्फ क्या करनी है? डब्बे में वैल्यूज फिट करनी है। 88,000 ये सिर्फ करंट एसेट का सम है ना? 610। तो अब 20,500 प्लस 88,610 1,09,110। जवाब नहीं दिया बेटा। अब आ जाएं आप कहां पर? कैपिटल 60,395। 60,395। इस साल का नेट प्रॉफिट 8,290। ड्राइंग पर एडजस्टमेंट है। ड्राइंग वो जो ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई है 8,480 है। 8,480 में 300 की ड्राइंग्स क्या होंगी? और प्लस होंगी, तो ड्राइंग हो जाएंगी 8,780। यार पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। बोलो यार बोलो, जवाब दो। तो 60,395 में 8,290 प्लस करवाएं, 8,780 माइनस करवाएं प्लीज जल्दी से। क्लोजिंग कैपिटल कम है ओपनिंग के मुकाबले में 59,000। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के मुकाबले में ड्राइंग जितना कमाया नहीं उतना सा घर लेके आइए बंदा। 7 जैसे बच्चे हैं इसके, कभी पिज्जा कभी किसी चीज की फरमाइश कर रहे होते हैं, अब्बू को पैसे घर ले जाने पड़ते हैं, तो कमा कम रहे हैं घर। तो अगर इस साल प्रॉफिट कम ऐड हो रहा है ड्राइंग, तो आपकी क्लोजिंग इक्विटी या क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग के मुकाबले में क्या होगा? डिक्रीज होगा। भाई 59,905 सही है? पक्का? अच्छा, अब यहां पर एग्जामिनर ने आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर दिया। लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन तो है ही नहीं। कहाँ है लॉन्ग टर्म? इसके बारे में एग्जामिनर ने आपको क्या दिए? द लोन वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2020। सुन तो लो यार, सुन तो लो। कब लिया था? 1 जुलाई 2020 को। आदम कहाँ खड़े? 31 दिसंबर 2020 को। भाई इधर ही खड़े हैं ना बेटा? सर हम तो बैठे हैं। 31 दिसंबर 2000। इट मीन्स आज जिस डेट पर हमें उस डेट पे लोन लिए हुए कितना अर्सा हुआ? 6 महीने। हालत देखो, 6 महीने। द इंटायर प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज रीपेएबल ऑन 30 नवंबर 2021। यानी ये पूरा अगले अकाउंटिंग पीरियड में क्या होता हुआ दिख रहा है? पे होता हुआ। तो आज ईयर एंड पर एसओएफपी बनाते वक्त ये लोन अगले अकाउंटिंग पीरियड पे होता हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड पे होगा ना। तो ये लॉन्ग टर्म कहाँ हुआ? शॉर्ट टर्म। तो ये डब्बा आपने छोड़ देना है ब्लैंक।
जब तो एग्जाम में आपको दूसरा ऑप्शन भी दिया है। अगर आपने डब्बा फिल कर दिया तो मार्क्स चले गए, इसका मतलब डब्बे खाली भी रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई किस्त देनी होती है अगले पीरियड में, मिसाल के बोलता जो लोन है कितना 17,500, उसमें 7,500 का पे करने होते हैं अगले अकाउंटिंग पीरियड में, तो हम क्या करते हैं ना, वो तो आप बीच में आए हो ना, आप पूरी वीडियो देखना है इसके ऊपर। अगर लोन जो पे होना होता है अगले पीरियड में वो 17,500 में से कितना पे होना होता है 7,500, तो हम 7,500 को करंट में लिखते और 10,000 को लिखते नॉन करंट। यानी ये जो करंट और नॉन करंट का फैसला करना होता है ना, ये उस डेट पे करना होता है जिस डेट पे क्या बनती है एसओएफपी। तो आज एसओएफपी बन रही है 31 दिसंबर 2020 को। इस डेट से जो कुछ भी रीपे हो जाएगा विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जो कुछ भी रीपे होगा 31 दिसंबर 2021 तक, वो विद इन 12 मंथ्स फॉल करेगा। वो करंट है, वो नॉन करंट नहीं है। अगर ये पूरा लोन 31 दिसंबर 2020 पर जो मौजूद है ये अगले अकाउंटिंग पीरियड में पे होता हुआ दिख रहा है, तो ये पूरा क्या हुआ करंट हुआ ना, नॉन करंट थोड़ी हुआ। बात समझ में आई बेटा अब या नहीं? आप देख लो मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई थी आपको, यही लिखवाई थी। ये असेसमेंट कहाँ करनी है आपने एसओएफपी बनाते वक्त। तो एसओएफपी बनाते वक्त जो भी एसेट है या लायबिलिटी है, अगर वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में पे होता हुआ दिखाई दे रहा हो, रिसीव होता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो वो आपके लिए क्या है करंट है। चलिए 12 ट्रेड एंड अदर पेबल्स को ढूंढना सबसे पहले भाई। यार जागो यार, अब तो जागो यार। 28,740, 28,740। ठीक है जी, 28,740। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन कितना 17,500। 17,500 को इंटरेस्ट पेएबल है, जिसकी एंट्री बनाई है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितने से, वो जो एसोसीए में गया है वो तो उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट का भी गया है, वो तो पे हो चुका है। यार आप जवाब नहीं देते, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। ये 17,500 का 14% मल्टीप्लाई 6/12 कितना बना था यार 1200। कैलकुलेट करें ना यार आप लोग, 1225। और आपने बैंक ओवरड्राफ्ट कितना अलग कर दिया 1490। अब आप एक काम करें, 28,740 प्लस 17,500 प्लस 1,225 प्लस 1,490, इन सबका सम करें 48,955। ठीक है, ये आप ऐड करवा। कोई लायबिलिटी तो नहीं है हमारी? कितना आ रहा है 1,08,000। तुमने भी यकीन करो ये तारीख में ये काम भी हो ही गया साहब बेटा, तारीख में ये काम भी हो गया, यकीन करो आज। जी जी, ऐसी चीज में आपको छोड़ के आगे निकल जाना। कमाल हो गया, यकीन करो आज। बड़े तरह इसका क्रेडिट साइड का सम कीजिएगा आप सब लोग। चौबीस हजार, 28,000, ये जो बैलेंस है ना 28,000, कितना बैलेंस है ट्रेड पेबल्स का
28,700 बेटा सुन ले, ये लिखा हुआ है ट्रेड एंड अदर पेबल 28,740। इसमें अक्रूड इंटरेस्ट पेबल तो आ गया ना, अनअर्न्ड 28,740 प्लस कितने से अनअर्न्ड 250 से, ये प्लस करवाना है 28,900। अब क्या करें आप, ठीक है जी, 49,205 प्लस 59,905। 1,09,000 से आपकी SFP क्या हो गया, बैलेंस। ठीक है जी।